Namaste everyone, this is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी एंड इस वीडियो में फोकस करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क का क्या मतलब है? वर्क क्या है? जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड अगर वो ऑब्जेक्ट हिल जाए, डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, तो उसको वर्क कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि जब भी आप कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट का होता है डिस्प्लेसमेंट, उसको वर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही सिंपली वर्क का फॉर्मूला भी हो जाएगा क्या? फोर्स इनटू या फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर या जूल्स। न्यूटन मीटर क्यों हुआ? बिकॉज फोर्स का हो गया ऐसा यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं या जूल्स, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी। आप बोलेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, तो वर्क स्केलर कैसे है? बिकॉज दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही स्केलर होता है। 11th में करेंगे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में। अब इंपॉर्टेंट होता है कि क्या जानना है कि एक जूल, 1 जूल क्या होता है? सो 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना काम हुआ है फोर्स की मदद से। कितनी फोर्स है? 1 न्यूटन की फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी? डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर की। तो अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगी और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन कहा जाता है 1 जूल। तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है वर्क के होने की? सबसे पहले की फोर्स होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस क्यों होना चाहिए? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर हिलेगा नहीं, डिस्प्लेस नहीं होगा, तो एस हो जाएगा 0। एस हो गया 0 तो 0 इंटू एफ 0 ही हो जाएगा वर्क मेरा। सिमिलरली फोर्स भी कुछ होनी चाहिए। फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे, 0 हो गई, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। अब वो बोल रहे हैं कि वर्क 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। वर्क डन पॉजिटिव तब होता है कि जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में मोशन भी हुआ। एक फुटबॉल है, आपने किक करी राइट साइड को और मोशन भी राइट साइड को हुआ, फुटबॉल की स्पीड भी बढ़ गई, उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव क्या होता है? फुटबॉल मोशन में चल रही है और आगे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गई और फुटबॉल की स्पीड हो गई कम। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग गया, तो इसको कहते हैं वर्क डन हो गया मेरा नेगेटिव। अब वर्क डन 0 कब होता है? वो तब होता है कि जब जो भी मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, फोर्स उसके राइट एंगल पे एक्ट कर रहा हो। इनफैक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तब भी वर्क डन मेरा 0 ही होता है। दो केसेस आप ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास है या अर्थ सन के आसपास घूम रहा है, या अगर पोर्टर के हेड पे बहुत सारा लगेज है, तो इन सब केसेस में वर्क डन होगा 0 0। वर्क डन आप करेंगे क्लास 11th में। आगे चलते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठाया है, अगेंस्ट ग्रेविटी उठाया है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। और वो दो चीजें क्या होंगी? वेट ऑफ दैट बॉडी इनटू द वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट जितना आपने उसको रेज किया है। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशन में किया था, वेट होता है mg। और वर्टिकल डिस्टेंस जितना आपने उसको ऊपर उठाया है वो हो गया मेरा हाइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया वर्क डन का? mgh। जहां पे w है वर्क डन, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h है हाइट जितना आपने उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को लिफ्ट किया है, और m है उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का मास। आगे चलते हैं, अब एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। अब बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है,
हम बोलते हैं ना कि आपने इतना काम कर दिखाया, बड़ी एनर्जी है आप में। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी के पास है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना काम या कितना वर्क वो ऑब्जेक्ट या बॉडी कर पा रही है जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी। सो आप बोल सकते हो इसको हम मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो और अगर किसी बॉडी के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट भी जूल है, बिकॉज आप उसे वर्क से ही रिलेट कर रहे हैं। एंड 1 जूल एनर्जी उतनी एनर्जी है जो 1 जूल ऑफ वर्क कर पाए। कभी कभी बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी भी यूज होती है जिसको किलो जूल कहा जाता है, सिंबल उसका KJ है। एंड 1 किलो जूल में 1000 जूल्स एनर्जी होती है। किलो मतलब 1000 होता है। आगे हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, जिसका मतलब होता है इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसके मतलब मैं आपको समझाऊंगी। आपने हीट एनर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर एनर्जीज, इन सब के बारे में भी सुना है। तो ये है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जिस फॉर्म में एनर्जी यूनिवर्स में पाई जाती है। और भी तरीके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन या मूवमेंट में होती है तो उसके पास जो एनर्जी तब होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये स्पीड के साथ ज्यादा बढ़ती रहती है, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि जो एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितना आप उस पर काम करेंगे, वर्क डन करेंगे ताकि वो वेलोसिटी अचीव कर पाए, वही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। आगे चलते हैं, आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से रूबरू कराते हैं कि क्या होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। अब फॉर एग्जांपल जब आपने फोर्स लगाया F, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई s। तो अब उस पर कितना काम हुआ वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज है, जब आपने उस पर फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हुई उस पर, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई। पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब फाइनल वेलोसिटी v हो गई। अब वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन भी होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशंस को यूज करने वाले हैं। एक तो है हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में लास्ट वाली थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे हमने s का फॉर्मूला निकाल लिया, विच इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को मैंने लेफ्ट साइड पे ले गई। उसके बाद मैंने यूज किया मेरा जो लॉज ऑफ मोशन थे, उसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू ma। ये दो इक्वेशंस को यूज करके मैं निकालने वाली हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। F की वैल्यू ले ली मैंने ma और S की वैल्यू मैंने यहां से ले ली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पे हमने देखा a और a हो गया सेम था तो हो गया कैंसिल। फॉर्मूला आ गया, मैंने हाफ बाहर निकाल लिया, हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है रेस्ट से तो u हो जाएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। और यही वर्क डन होगा मेरा काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया मेरा हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी वही एनर्जी है, कैसे मेजर करेंगे कि कितना काम किया है आपने उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे आने से पहले जब वो मोशन में था। तो ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरूर नोट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उसकी पोजीशन या शेप चेंज कर दी है तो उसमें एक एनर्जी आएगी जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अगर तो शेप और साइज की वजह से वो एनर्जी आई है तो उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पर अगर वो आपने पोजीशन चेंज करी, दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, उस ऑब्जेक्ट को उठाया है, फिर कोई एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में आई है, तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए फॉर्मूला देखते हैं इसका। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, फिगर में भी देख सकते हो। एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है जिसका मास है m। मैंने उसे h हाइट से ऊपर उठाया, मतलब इतनी h थी मेरी हाइट जितना मैंने उसको ग्राउंड से ऊपर उठाया।
तो अब बेसिकली कितनी फोर्स लगेगी उस पे उसको उठाने के लिए, अब उतनी फोर्स लगेगी जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और उसको कितना उठाया, h डिस्टेंस से उठाया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। अब F है मेरा यहाँ पे mg, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट है मेरी हाइट, दैट इज h। तो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा mgh, और उतनी ही होगी पोटेंशियल एनर्जी जितना उस पे काम हुआ है उसको ऊपर उठाने के लिए। तो मेरा EP दैट इज पोटेंशियल एनर्जी आ गया मेरा फॉर्मूला m इंटू जी इंटू h। सिंपल। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में बदल जाए तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल हाइट पे है, तो ड्यू टू दिट्स पोजिशन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप उसको ऊपर से छोड़ोगे तो मूवमेंट में आ जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सिमिलरली पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो गई, सो इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आगे चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो उस दौरान जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था केमिस्ट्री में, जिसमें बोलते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो सिमिलरली यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आप उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो बुक में भी है आपकी, आइए वो मैं आपको समझाती हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, अब वो एक हाइट पे है और वो h हाइट पे है शुरुआत में, तो जब वो टॉप पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और सिंस वो मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी हो गई सिर्फ mgh। अगर मैं पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड करूं तो mgh प्लस 0 सिर्फ mgh आ गया। जब आपने इस ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ा, पोटेंशियल स्लोली स्लोली काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², अगर v उसकी उस टाइम वेलोसिटी है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में, और जैसे ही ग्राउंड में बहुत ही पास आ गया ऑब्जेक्ट ग्राउंड के, हाइट एकदम 0 होने वाली है, तो उस टाइम पे v दैट इज वेलोसिटी होगी सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे कम, और वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी होगी बहुत ही ज्यादा। तो आप ये देखेंगे हर केस में, लेकिन जब भी आप पोटेंशियल और काइनेटिक का सम निकालेंगे वो हमेशा हर पॉइंट पे सेम ही आएगा। तो यही कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that potential energy plus kinetic energy is always equal to a constant value। and अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं तो mgh प्लस हाफ mv² दोनों का फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर ऐड करेंगे तो, और इन दोनों के सम को मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब पावर क्या होता है, ब्यूटीफुल सा टॉपिक। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब रेट वर्ड आ गया, रेट मतलब हमेशा डिवाइड बाय टाइम होता है, तो सिंपली वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे सिंपली अगर मैं बोलूं कि एक वर्क हो रहा है W t टाइम में, t सेकेंड्स टाइम लिया है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा W इज इक्वल टू, आई एम सो सॉरी, पावर हो जाएगा मेरा, पावर हो जाएगा मेरा वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या हो जाएगा मेरा, W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। एंड पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। एक वॉट कितनी पावर होती है, जब भी कोई एजेंट काम कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, उसको कहते हैं 1 वॉट। तो मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो 1 वॉट इज 1 जूल पर 1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल पर 1 सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल सेकेंड माइनस 1, ऊपर आ जाएगा ना -1 के तौर पे, बिकॉज सेकेंड नीचे की तरफ है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट पूछ लिया तो 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट्स। कई बार हम हायर यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पीछे किलो जूल समझाया था, तो वैसे किलोवाट हो गया 1000 वॉट्स। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट्स।
कई बार एवरेज पावर पूछ लिया जाता है, क्या होता है? तो एवरेज पावर बहुत ही सिंपल है, जब भी आप टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका एवरेज पावर। आगे चल रहे हैं हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे। कई बार जब हम बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी घर के बिल निकालने के लिए यूज करते हैं तो वो बिगर यूनिट है जी हमारा किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर दैट इज KWH क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर को आप एक यूनिट भी बोल सकते हो एंड इट इज द एनर्जी जो आप एक घंटे में यूज कर रहे हो। किस रेट पे? 1000 जूल पर सेकेंड के रेट पे। अब 1 किलोवाट आवर को मैं जूल्स में रिप्रेजेंट अगर करना चाहूँ तो बड़ा सिंपल सा छोटा सा 3 स्टेप डेरिवेशन है। 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में हो गया 1000 वॉट्स और 1 आवर में हो गया 3600 सेकेंड्स। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स कैसे? एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, एक घंटे में हो गए 3600 सेकेंड्स। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36000000 जूल्स। हमें पता है हमेशा जब हम इंटू 10 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आता है, तो इसको हम बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स है हमारे 1 किलोवाट आवर में। जो हम घर में एनर्जी यूज करते हैं हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में, उनको जनरली किलोवाट आवर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम कभी कभी बोलते हैं अच्छा 500 यूनिट बिजली यूज हुई है तो मतलब 500 किलोवाट आवर यूज हुए, तो 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को गेन कर पाए। नेक्स्ट वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स की जो आप इंजॉय करेंगे, और भी वीडियोस हैं आपके लिए लाइन अप, डू वॉच देम। थैंक यू एंड अ वेरी गुड डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।